BVG वेलनेस। हमारा दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन कभी कभी इस कंट्रोल सेंटर में ही एक असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है, दिमाग का ट्यूमर। आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम दिमाग के ट्यूमर के बारे में खुलकर बात करेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर की। आखिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं और क्या इसके लक्षण हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट है डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर की। तो अगर हम डेटा की बात करें तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार भारत में हर साल 28,000 जो केसेस हैं वो ब्रेन ट्यूमर के दर्ज होते हैं, जिनमें से 24,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो क्यों इतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है और ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ब्रेन ट्यूमर मतलब नॉर्मल जो ब्रेन के सेल्स है वहाँ पे ट्यूमर सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन द ब्रेन स्पेस, तो इसे हम लोग ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर मतलब एक मास होता है जो कि सेल्स से डेवलप होता है। ये ट्यूमर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कैंसरस जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जिसे एक तो एक कैंसर वाला होता है, और एक नॉन कैंसरस जिसे हम लोग बेनाइन ट्यूमर करके कहते हैं। बहुत बार बेनाइन ट्यूमर भी डेवलप होने वाले ब्रेन मास होते हैं। तो ये यूजुअली जो बढ़ रहा है ये तो कॉस्मिक, जो हमने अभी नॉर्मली एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू द रेडिएशन, एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू द स्ट्रेसफुल लाइफ, एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू द केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके डीएनए जो है यहाँ पे डीएनए हैम्परिंग कर रहा है, जिसके कारण डीएनए म्यूटेशन होके अलग अलग कैंसर ज़्यादा प्रमाण में डेवलप हो रहे हैं। तो जो ब्रेन में कैंसर डेवलप होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये अलग अलग जो साइट्स होते हैं उसके हिसाब से, और जो ब्रेन के जो अलग अलग टिश्यूज है वहाँ पे जो डेवलप होते हैं उस हिसाब से अलग अलग ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। मैम, जैसे अभी आपने ब्रेन ट्यूमर को बताया और उसके कारणों के बारे में बात की, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्रेन ट्यूमर के मेन लक्षण क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है? जी देखिए, जो हमारा ब्रेन है ये एक्चुअली सेंटर है, पूरी बॉडी को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करने का काम। ये सेंट्रल मैनेजिंग सिस्टम बोल सकते हैं बॉडी की, जिसे जहाँ पे बॉडी का जो पूरे जो मैकेनिज्म्स है या मेटाबॉलिज्म है, ये सभी जैसे चलना, बोलना, खेलना, कूदना, जो कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, पूरी मसल्स की एक्शंस, पूरे नर्व्स के एक्शंस, पूरे ऑर्गन्स के एक्शंस, ये सभी का कंट्रोल हमारे ब्रेन में है। तो ये सभी के कंट्रोल, जैसे कि आईसाइट, इसका एक सेंटर हमारे ब्रेन में है, नोज का एक सेंटर हमारे ब्रेन में, बोलने का जो सेंटर है वो हमारे ब्रेन में मौजूद है। तो बॉडी में जितने भी जो एक्टिविटीज़ या जो पूरी हमारी बॉडी बनी है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ बॉडी से होती है, सभी एक्टिविटीज़ का जैसे कि आप सांस ले रहे हो, इसका सेंटर, ये सभी एक्टिविटीज़ का सेंटर हमारे ब्रेन में मौजूद होता है अलग अलग जगहों पे। तो जब ये ब्रेन ट्यूमर डेवलप होता है
चाहे वो कैंसर वाला हो या नॉन कैंसरस हो। जब ये ट्यूमर डेवलप होता है, वो जो एरिया में डेवलप होगा, वो एरिया में जो सेंटर होगा काम करने का, जैसे आईसाइट है, वो आईसाइट जो सेंटर में है, जो एरिया में है, वो सेंटर में अगर ये ट्यूमर डेवलप हो रहा है और ये ट्यूमर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ नॉर्मल जो साइट है उसको वो प्रेस करता है, तो नॉर्मल सेल्स को वो दबाता है, जिसके कारण वो साइट में जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल आई साइट, अगर वो दबा रहा है तो आपके आई साइट में इशू दिखना प्रेजेंट करेगा पेशेंट। तो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो उस हिसाब से सिम्टम्स पेशेंट को दिखते हैं। तो कॉमनली जो दिखते हैं, जैसे आई साइट, धीरे धीरे विजन लॉस होना, बहुत बार पेशेंट को इम्बैलेंस रहता है, वॉमिटिंग, नॉशिया। सबसे कॉमन जो सिम्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमनली कोई भी कारण नहीं है, पेशेंट अच्छा है, खेल रहा है, मतलब अच्छा उसका दिन व्यतीत हो रहा है, उसको स्ट्रेस नहीं है, नींद से उठने के बाद सुबह हेडेक, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर में दिखती है। तो हेडेक एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बस दिन बाय दिन बढ़ते जाता है। इम्बैलेंस, आपको चलते समय कभी इम्बैलेंस होगा जैसे, या पैरालिसिस होगा, तो ये जो मैंने जैसे बताया, ब्रेन में जो सेंटर्स है, कौन से सेंटर पे ये ट्यूमर ग्रो हो रहा है, कौन से सेंटर पे ये इफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से पेशेंट सिम्टम्स दिखाता है। बहुत बार पेशेंट को पैरालिसिस डेवलप होता है, स्ट्रोक जो पेशेंट होते हैं, जिसे हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल में अगर एक आधा ब्लड का क्लॉट जम जाए, तो वो ब्लड का क्लॉट क्या करेगा, वो एरिया के सेंटर को दबाएगा, तो पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट जो आते हैं, जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में ब्रेन हैमरेज कहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ ब्रेन हैमरेज, इट इज अ ब्रेन ह्यूमरेज, जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो जम जाती है वो क्लॉट होके फूटती है ब्रेन में, और वो एरिया जो एक्टिविटी का वो एरिया होगा, वो आपको हैम्पर होगा वो एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस बहुत कॉमनली ब्रेन हीमोरेज में डेवलप होती है, या स्ट्रोक हम लोग जिसे बोलते हैं। उसी तरीके से ब्रेन कैंसर में जो एरिया हैम्पर होगा, वो एक्टिविटी हैम्पर वो पेशेंट में दिखेगी। तो बहुत बार पेशेंट वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है, उसको बहुत ज़ोरों से उल्टी आती है, फेंकता है, मुंह में जो लेगा वो तुरंत अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग होती है, पेशेंट की विजन लॉस होती है, बहुत बार हियरिंग लॉस होती है, बोलने में कभी कभी पेशेंट को बोलना प्रॉब्लम दायक हो सकता है, मेमोरी लॉस या याद नहीं रहना, ये भी सिम्टम बहुत बार ब्रेन ट्यूमर्स में दिखते हैं। इसी के साथ पैराप्लेजिया, मतलब बॉडी की अगर राइट साइड में ट्यूमर है तो आपका लेफ्ट साइड का जो बॉडी है, ऊपर का हाथ पैर, तो वहाँ पे आपको पैराप्लेजिया, मतलब वहाँ की मूवमेंट बंद होनी दिखेगी, उसकी मूवमेंट नहीं होगी, हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मसल का टोन नहीं होगा। उसी तरीके से राइट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड की आपकी बॉडी को पैरालिसिस दिखेगा। तो इस तरीके से फेशियल पैरालिसिस दिखेगा आपको, एक साइड की मुंह है जो टर्न होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है वो है हेडेक और कन्वल्जन, सीजर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, कि पेशेंट को अपने अचानक से अकड़ी आ जाती है, कुछ देर तक रहेगी और फिर निकल जाएगी। इसमें एपिलिप्सी एक कॉमन डिसीज है, जहाँ पे अकड़ी आती है और वो ठीक होती है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रेन ट्यूमर, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बॉडी की कहीं ना कहीं हैम्पर होके एपिलिप्सी डेवलप होती है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर में अचानक से कन्वर्जन आते हैं जो कभी कभी कंट्रोल्ड मोशंस में नहीं रहते और वो ठीक भी नहीं होते। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स, लक्षण ब्रेन ट्यूमर के देख सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने लक्षणों की बात की, अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी लक्षण है जी, तो किस प्रकार की जांचें उसको करानी चाहिए? देखिए, जैसे अगर बहुत बार पेशेंट कुछ ना कुछ सिम्टम लेके हमारे पास आता है कि मुझे अचानक से दिखना बंद हो गया, या डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो इसमें हम लोग यूजुअली अगर हेडेक की, सीवियर हेडेक की कंप्लेंट कर रहे हैं, या ऑल ऑफ अ सडन आईसाइट विजन लॉस की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली सिटी स्कैन, ब्रेन का सिटी स्कैन कराते हैं, जहाँ पे हमें ब्रेन का इंटरनल
पूरे ऑर्गन्स ब्रेन के जो टिश्यूज है वो पूरी तरह से दिखते हैं। एमआरआई ब्रेन कराते हैं जिसमें हम लोगों को ब्लड वेसल्स तक पूरी प्रॉपरली दिखाई देती है। तो सीटी स्कैन और ब्रेन एमआरआई में हमें ब्रेन ट्यूमर्स पता चल जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ब्लड काउंट भी कराते हैं, सीबीसी भी कराते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या उसके हीमोग्लोबिन प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग एक्सरे भी कराते हैं स्कल का। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी से जो बोन्स होते हैं, क्रेनियल बोन है, वहाँ पे रप्चर होके ट्यूमर ग्रोथ हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर्स जो डेवलप होते हैं वो कभी कभी खुद डेवलप होने वाले, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग होते हैं, और कुछ कुछ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। जैसे बॉडी में अगर कहीं पे जैसे लंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर कैंसर है, वहाँ पे जो प्राइमरी जो साइट होती है ब्रेन ट्यूमर्स की, तो अगर प्राइमरी साइट ब्रेस्ट की है तो वो लिम्फ नोड से फैल के वो ब्रेन में प्रेसिपिटेट होता है और वहाँ पे फिर वो ब्रेन ट्यूमर डेवलप करता है। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ऐसा भी हम लोग टाइप्स में बोल सकते हैं। तो इसमें यूजुअली सेकेंडरी में ये मेटास्टैटिक होते हैं, जो कि उसका प्राइमरी साइट ये अलग ऑर्गन होता है और वो फैल के फिर आपके ब्रेन में डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग साइट्स भी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइट और सिम्टम हम लोग अलग अलग ब्लड टेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हम लोग, जैसे हार्ट के फंक्शनिंग के लिए हम लोग ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसी तरीके से हम लोग ब्रेन के फंक्शन के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम कराते हैं। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है। जो ग्राफ, जैसे हार्ट के लिए ग्राफ होता है जो हम लोग ईसीजी कराते हैं, उसमें जैसा ग्राफ दिखता है, वैसे ही इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफ भी हमें ग्राफ की सहायता से ब्रेन फंक्शनिंग, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से फंक्शनिंग होता है, वो दिखाता है। और अगर वो इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफ में कहीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर हमें कुछ डिफर कराती है, तो एक प्राइमरी आइडिया देते हैं हमें कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ट्यूमर है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हैम्पर कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आपके मन में भी ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी आपने बताया जिस प्रकार की जांचें ब्रेन ट्यूमर में कराई जाती हैं, तो कुछ रिसर्चेस के अनुसार, अगर हम रिसर्च की बात करें, तो ऐसा बोला जाता है कि मोबाइल फोन और ब्रेन ट्यूमर का एक संबंध दिखाया जाता है। तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? जी देखिए, कोई भी रेडिएशन जो चाहे वो हाई इंटेंसिटी के हो या वो लो इंटेंसिटी के, वो शरीर के लिए हानिकारक ही है। ओवर एक्सपोजर टू द रेडिएशन एनीवेज कॉज प्रॉब्लम टू योर बॉडी। तो जो मोबाइल फोन से जो रेज या रेडिएशन इमिट होते हैं वो लो पावर के होते हैं कंपेयर टू द, जैसे कि सिटी स्कैन या हम लोग एक्सरे निकालते हैं, वहाँ पे जो रेडिएशन इमिट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपेरेटिवली। जो मोबाइल फोन में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो रेडिएशन इमिट्स होते हैं वो लो इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूली इमिट होने वाले रेडिएशन है। अगर आप सोते समय आपके सर के तकिए के नीचे आप लगा रहे फोन लेके रख रहे हो, तो ये ऐसा नहीं कि आप बात बंद कर रहे हो इसका मतलब उसके रेडिएशन रुक गए। इट इज नॉट लाइक दैट। वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट्स करते रहता है, चाहे वो लो इंटेंसिटी के हो। तो आपका मोबाइल फोन तो कंटिन्यू वर्किंग है ही। आप 24/7 अगर कभी भी वो लगाओ तो बजेगा वो। दैट मीन्स इट इज इन अ वर्किंग मोड ऑल्दो यू आर नॉट यूजिंग दैट। तो वो आपको आपके शरीर के पास ये रेडिएशंस नहीं रखने चाहिए। डायरेक्टली उसका ब्रेन ट्यूमर होने में ऐसे कोई वैज्ञानिक हमें प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन हाँ, आपको अगर ऑक्सीजनेटेड, जैसे कि ये रेडिएशन जब इमिट होते हैं तो आपके जो पेरिफेरी का ऑक्सीजन लेवल है वो भी कहीं पे हैम्पर कर देता है। तो आपको ब्रीदिंग के लिए नॉर्मल ऑक्सीजन या टिश्यू हेल्थ मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप रेडिएशन आपके बॉडी के आजू बाजू में इमिट्स हो रहे तो कहीं ना कहीं निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जिंग आयंस डेवलप होंगे और वो आपके बॉडी की सराउंडिंग रहेगी, जो कि आपके बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कॉमनली हम लोग आजकल यही बोलते हैं कि वैसे भी आप ऊपर, बहुत बार जेंट्स लोग ऊपर के जहाँ पे जेब होती है दिल के पास, हार्ट के पास, वहाँ पे फोन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्लोज रेडिएशन इमिट्स कर रहे हैं जो कि आपके बॉडी के ऊपर जा रहे हैं। या सोते समय बहुत बार बहुत सर के पास
फ़ोन रख देते हैं तो इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। एक्चुअली आपने फ़ोन जो रखना है वो आप 6 फीट 7 फीट दूर, आपके बॉडी से 6-7 फीट दूर की डिस्टेंस पे रखिए। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसे अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने के लिए मोबाइल का कोई कनेक्शन। लेकिन हाँ, ये अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लेटर स्टेज में आपको कहीं ना कहीं बॉडी पे इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। तो अक्सर जब हम देखते हैं, जांचों की बात करते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स पीठ से पानी निकालते हैं जी, तो वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ब्रेन का एक एसोसिएटेड पार्ट हमारे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में रहता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन से होके सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड सेरेब्रल मतलब हमारी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक घूमते रहता है। ये मेटाबॉलिज्म एक्शन बॉडी पे अलग अलग फंक्शंस करते रहता है। बहुत बार इन्फेक्शन बॉडी में जब फैलता है या ब्रेन में अगर बहुत बार सीवियर हेडेक हो रहा है और क्लिनिकली ऐसे लग रहा है कि शायद इससे कुछ इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन क्या है वो जांच के लिए, देखिए, ब्रेन से डायरेक्टली पानी निकालना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन का जो कवर होता है जिसे हम लोग क्रेनियल बोन बोलते हैं, स्कल बोन सबसे हार्डेस्ट बोन है हमारे बॉडी में, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होता है। इसे निकालना बहुत मुश्किल है और ये पेनफुल प्रोसीजर भी है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है। तो वही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड ब्रेन में होता है, वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइन में भी होता है, तो वो ज़्यादा इजी होता है हमें असेसमेंट के लिए। तो हम लोग पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 3 टाइप की होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। तो लंबर एरिया की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से L4 L5 रीजन से हम लोग ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लंबर पंक्चर मतलब वो जो जो वर्टेब्रा होता है वहाँ पे हम लोग एक नीडल होती है, स्पाइनल नीडल, वो पुश करके हम लोग वहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत कम मात्रा में टेस्ट के लिए, जांच के लिए निकालते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें हमारे ब्रेन में होने वाले अगर कुछ इन्फेक्शन है उसका पता देते हैं। तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग कभी कभी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जांच के लिए देते हैं। बहुत बार हमें सेरेब्रल कुछ इन्फेक्शन हुए तो उसका भी, या सेरेब्रोस्पाइनल जो प्रेशर होता है वो भी, हमारा क्रेनियल प्रेशर कभी कभी बढ़ता है जिसके कारण भी हेडेक होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम लोग ये लंबर पंक्चर टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल मैम, हम आपसे ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का। जी, तो हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको जरूर दें। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। मैं निखिल बात कर रहा हूँ लातूर से। जी डॉक्टर, मेरे पिताजी को हाल ही में ब्रेन ट्यूमर का पता चला है। जी, लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी के अलावा रेडिएशन थेरेपी का विकल्प बताया है। जी, क्या ये करना सही रहेगा? और मुझे आपसे ये भी पूछना था, क्या सर्जरी हमेशा जरूरी नहीं होती है? देखिए, ट्रीटमेंट अगर हम लोग ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत रेगुलरली की गई जो ट्रीटमेंट पार्ट होती है वो होता है ब्रेन सर्जरी, और उसी के साथ साथ आती है रेडिएशन। बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी ये जो ट्यूमर होता है ये अपनी साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो हम एक साथ निकाल नहीं सकते सर्जरी से। तो ऐसे इसमें बहुत बार हम लोग स्टार्टिंग में वो ट्यूमर श्रिंक होने के लिए रेडिएशन का उपयोग करते हैं, रेडिएशन रिकमेंड करते हैं। अगर आपके पिताजी को ट्यूमर की साइज अगर बहुत छोटी है तो हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े, इसलिए भी हम लोग कभी कभी रेडिएशन रिकमेंड करते हैं। तो उनके ट्यूमर का क्या साइज है उस हिसाब से डॉक्टर ने आपको रेडिएशन का विकल्प दिया होगा, जो सही मायने में वो स्टेट के लिए वो सही है, और आप वही विकल्प का उपयोग ज़रूर कीजिए, उस डॉक्टर की सलाह मानिए जो आपके पिताजी के हेल्थ के लिए एक अच्छी विकल्प उन्होंने शायद सोचा होगा और आपको बताया होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको बीवीजी वेलनेस के इस एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे कॉलर ने भी थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात की, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा स्टार्ट टू एंड तक पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताइए कि ब्रेन ट्यूमर का पूरा
ट्रीटमेंट कैसे होता है? जी जी, ब्रेन ट्यूमर्स आर द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ब्रेन ही हमारा इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो ट्यूमर जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली यहाँ पे सर्जरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अलग अलग तरीके की सर्जरी अवेलेबल है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। तो बहुत बार हम लोग अगर ट्यूमर छोटा है वो निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में है, वहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अलग अलग क्रेनियोटॉमी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्रेनियोटॉमी मतलब जो ब्रेन का स्कल होता है, ब्रेन का बोन होता है, उसको छेद करके हम लोग वो स्कल, जो बोन का पार्ट होता है स्कल का, वो निकाल के हम लोग ब्रेन का जो ट्यूमर साइट है वहाँ तक एसेस करते हैं और हमें निकालते हैं। इसी तरीके से हम लोग माइक्रोस्कोपिक भी ब्रेन सर्जरी कराते हैं, जहाँ पे अगर ट्यूमर साइज बहुत छोटी है तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप डाल के वहाँ तक एसेस, इसमें ये होता है बर्र होल सर्जरी जिसे हम लोग कहते हैं, कि छोटा सा छेद करके हम लोग ट्यूमर्स तक पहुँचते हैं। तो अलग अलग ब्रेन सर्जरी के अलग अलग टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सर्जरी और कौन से साइट में वो ट्यूमर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ब्रेन सर्जरी में कि साइड इफ़ेक्ट्स उसके या उसके साथ साथ बहुत बार, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे बॉडी के सभी सेंटर्स का एक्टिवेशन जो पॉइंट है वो ब्रेन में मौजूद होता है। तो अगर वो एक्टिवेशन पॉइंट्स को कहीं पे डर रहता है कभी कभी कि ये सर्जरी करते समय हमारे बाकी के ऑर्गन्स का कंट्रोल चला जाए। फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्जरी अगर वो आई साइट के सेंटर के पास है, सर्जरी करते समय अगर वो सेंटर को, आई साइट के सेंटर को अगर कहीं पे धक्का लग गया तो विजन लॉस हो सकता है। तो ऐसे इसमें हमें बहुत ही मैनिकुलसली ये देखना होता है कि क्या हम लोग जो टाइप की सर्जरी कर रहे हैं उससे हमें चाहिए उतना अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। उस हिसाब से ब्रेन सर्जरीज हम लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। दूसरी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज होती है वो है रेडिएशन। बहुत बार दो तरीके के दो स्टेजेस में हम लोग रेडिएशन रिकमेंड करते हैं। बहुत बार जैसे मैंने पहले भी हमारा जो क्वेश्चन था, जो दर्शकों का क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने बताया कि अगर ट्यूमर की साइज बहुत बड़ी है और एट ए टाइम वो निकालने के बाद आफ्टर इफेक्ट शायद बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं, तो ऐसे इसमें हम लोग वो ट्यूमर श्रिंक होने के लिए रेडिएशन यूज़ करते हैं। वो एरिया में रेडिएशन देके हम लोग वो ट्यूमर श्रिंक कराते हैं और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज जो होती है वो सर्जरी की होती है। ये एक स्टेज हुई जहाँ पे हम लोग रेडिएशन एडवाइस करते हैं। दूसरी जो स्टेज है जहाँ पे बहुत छोटा ट्यूमर है, शायद हो सकता है कि वो ट्यूमर सर्जरी से निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग फिर रेडिएशन रिकमेंड करते हैं। और तीसरा होता है कि मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर, जहाँ पे अगर आपको 2-3 जगह पे कहीं पे छोटे छोटे अगर ट्यूमर्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे हमको फिर एट ए टाइम 2-3 जगह है वहाँ पे क्रेनियोटॉमी करना मुश्किल है, 3 जगह हम लोग ब्रेन खोल के सर्जरी नहीं कर सकते। ऐसे इसमें फिर हम लोग रेडिएशन ट्रीटमेंट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद प्रोटॉन टारगेटेड थेरेपी, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एक रेडिएशन ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे एक डिवाइस बिठाया जाता है बॉडी में। वो प्रोटॉन्स जो ब्रेन के ट्यूमर सेल्स होते हैं उस पर ये अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, इसी के साथ साथ हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं। तो सर्जरी में बहुत सारे अलग अलग, ब्रेन सर्जरीज में बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। आजकल तो रोबोटिक सर्जरी भी कराते हैं, मिनिमल इन्वेजिव जिसे बोलते हैं, कि बहुत कम बॉडी का जो टिश्यूज है उसको बहुत कम हैंडलिंग करके हमें जो चाहिए उतना ही पार्ट डिस्टर्ब करके वो निकाल सके, ताकि रिजल्ट जो आउटकम जो आए वो अच्छा है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट पार्ट्स। इसी के साथ साथ हम लोग फिर मेंटेनेंस के लिए फिर कीमो टैबलेट्स पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। तो मॉडर्न में बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट्स ब्रेन सर्जरी के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल मैम, अभी जैसे आप बता रहे थे कुछ साइड इफेक्ट्स का आपने जिक्र किया कि विजन लॉस होता है, तो और ऐसे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के? जी देखिए, जैसे मैंने बताया है रेडिएशन तो एक सेफर है, लेकिन बहुत बार कोई भी ट्रीटमेंट करते समय वहाँ का एडजेसेंट जो एक्टिव सेंटर है वहाँ पे अगर उसका इफेक्ट हो रहा है तो उसका आपका जो एक्टिविटी सेंटर है वो अगर हैम्पर हो रहा है तो पेशेंट को उस तरीके के साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए पेशेंट्स डरते भी है कि
मुझे ब्रेन सर्जरी नहीं करानी है, अवॉइड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो कॉमनली देखे गए हैं आईसाइट लॉस है बहुत बार, लेकिन ये अगर आईसाइट लॉस भी है तो ये मेडिसिन देके अगर वो श्रिंक हो रहा है वो, तो आईसाइट फिर से रिगेन हो सकती है। तो कॉमनली देखे गए साइड इफेक्ट्स है ये हेडेक, पोस्ट सर्जरी कंटिन्यू हेडेक है, उसके बाद आपकी आईसाइट लॉस हो सकती है, आपको पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पैरालिसिस भी अगर आप बोलेंगे तो आपको कभी एक हाथ का होगा, एक पैर का होगा, कौन सा सेंटर पे वो काम हो रहा है, सर्जरी का इफेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से। मेमोरी लॉस एक बहुत कॉमन है, कन्वर्जन आपको आ सकते हैं अगर वो सेंटर पे आपको ज्यादा हैंडलिंग हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स से साइड इफेक्ट्स भी ब्रेन सर्जरी के देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार पेशेंट को हर सर्जरी में आपको ये साइड इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन कौन से पार्ट में वो ट्यूमर है उस हिसाब से many times these side effects can be noticed। बिल्कुल मैम, हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो हमें मेल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही हमारी दर्शक हैं, उन्होंने हमें मेल किया है, मैं चाहूंगी आप उनकी समस्या का समाधान उनको जरूर दें, तो मैं मेल पढ़ देती हूँ। डॉक्टर, ये रीमा जी का सवाल है और इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे हाल ही में ब्रेन ट्यूमर पता चला है। क्या इस स्थिति का मेरे बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इलाज के दौरान मुझे कोई विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बेसिकली, और इसे बहुत तुरंत एड्रेस भी करना होता है। और इसी के साथ अगर ये मरीज अगर प्रेग्नेंट है तो दोनों कंडीशंस ऐसी है कि जो पेशेंट के लिए बहुत जानलेवा भी हो सकती है। तो मोस्टली जब भी ऐसी कंडीशंस आती है, कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर्स में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको साइमल्टेनियसली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। इनके बारे में भी मैं यही कहूँगी। तो ऐसे कंडीशंस में ये होता है कि यहाँ प्राइमरी फोकस डिजीज पे दिया जाता है, ना कि आपकी बाकी के कंडीशंस पे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आपकी प्रेगनेंसी 24 वीक्स से कम है तो डॉक्टर आपको, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, आपको सलाह देंगे कि आप डिसकंटिन्यू कीजिए वो प्रेगनेंसी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट पार्ट चलता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। आपको सर्जरी का रिकमेंडेशन होगा या रेडिएशन का रिकमेंडेशन होगा, और कहीं ना कहीं ये कहीं आपके बेबी पे भी इफेक्ट कर सकता है। या मेडिकेशन जो चलने वाली है वो कहीं ना कहीं आपके ही वोम में बेबी है तो आपके ब्लड से वो बेबी तक जा सकती है, और हो सकता है बेबी एक फुल्ली ग्रोन हेल्दी चाइल्ड ना डेवलप हो। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, अगर वो 24 वीक्स से कम वाली प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो आपको ये प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि आपकी ब्रेन की जो ट्रीटमेंट है, ब्रेन ट्यूमर की जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से होगी, और आपको आगे अगर आप सब सही है तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। रीना जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको बीवीजी वेलनेस के इस एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमारी जो ईमेल जिन्होंने हमें लिखा था, उनका यही सवाल था कि क्या मेरे बच्चे पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरा एक सवाल था आपसे, क्या ये जेनेटिकली भी पास ऑन होता है ब्रेन ट्यूमर? बहुत जो भी ट्यूमर्स डेवलप होते हैं ये बेसिकली डीएनए म्यूटेशन से होते हैं। तो अगर ये डीएनए म्यूटेशन से होने वाली बीमारी है, बहुत बार ये ट्रांजिशन फेज में रहती है, ये जनरेशन से चल सकती है। तो बहुत कॉमनली अगर देखेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स में भी ये जेनेटिकली पार्ट प्ले कर सकती है। जी मैम, हम अगर बीवीजी की कैंसर किट की बात करें तो ये जो कैंसर किट है वो कैंसर पेशेंट्स यानी ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स है उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? बीवीजी लाइफ साइंसेस की जो कैंसर किट बनाई है, जिसमें 4 दवाई है, कैंसर कैन हेल्प टॉनिक है, कैन हेल्प टैबलेट है, LVR24 सिरप है, और अम्लारेड कैप्सूल है। तो कैन हेल्प में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपको इन्फ्लेमेशन कम करती है, बॉडी में जो डेवलप हुआ इन्फ्लेमेशन कम करती है। ब्रेन ट्यूमर्स में यूजुअली लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ के पेशेंट को हेडेक ज़्यादा डेवलप होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन, नॉशिया रहता है। तो मेडिसिन कैन हेल्प में जो मेडिसिन है वो एंटी एमेटिक एक्शन वाली कुछ मेडिसिन हमने ली है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाली मेडिसिन, इसमें हर्ब्स हमने लिए हैं। तो कैन हेल्प आपको ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव एक्शन की तरह ब्रेन ट्यूमर्स में भी काम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो
एज अ एडजुवेंट करके हम लोग कैंसर किट रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका पेशेंट को जो सिम्टम्स दिखते हैं वो सिम्टम्स कम होने के लिए, और अगर वो आगे जाके कोई ट्रीटमेंट को फेस करने वाला है तो पोस्ट ट्रीटमेंट जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो भी काउंटर करने के लिए हमारी जो बीवीजी लाइफ साइंसेज की कैंसर किट है वो मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल मैम, अंत में क्या कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी ताकि ब्रेन ट्यूमर से जो जागरूकता लोगों में होनी चाहिए वो बनी रहे? बहुत बार ये होता है कि हम हेडेक, बहुत कॉमनली देखा गया ये सिम्टम है जो आए दिन बच्चों से लेके बूढ़ों तक कोई भी एज ग्रुप हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, हेडेक एक कॉमन एक सिम्टम डेवलप होता है। और ये हेडेक बहुत बार अलग अलग कारणों से डेवलप होता है। 100 कारण है जिसके कारण हेडेक डेवलप होता है। तो हर बार हेडेक ये आपको कैंसर ही है ये डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपको या आपका किसी जानने वाले को ये बार बार हेडेक हो रहा है तो आप खुद उसका निदान ना लगाए कि ये नहीं मुझे तो स्ट्रेस से हो रहा है, नहीं मुझे तो मैंने कुछ खा लिया था, मुझे एसिडिटी हुई है उसके कारण हेडेक हो रहा है। तो अगर ये बार बार आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये हेडेक हो रहा है तो आपको अर्ली स्टेज में डॉक्टर को दिखाना है और ये रूल आउट करना है कि ये जो हेडेक डेवलप हुआ है ये ना कि ब्रेन कैंसर से डेवलप हो रहा है, ये कुछ अलग रीजन है जिसके कारण डेवलप हो रहा है, ताकि आप एक जटिल बीमारी से या जो कठिन बीमारी है उससे बचेंगे और आप आपकी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजार सकोगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ब्रेन ट्यूमर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रेन ट्यूमर पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।